तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। नई कविता अज्ञेय और भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी कविता के इतिहास में नई कविता का आरंभ सन 1950 के बाद हुआ। इसके पहले क्या था? नई कविता के पहले हम लोग इसके पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे। नई कविता के पहले था उत्तर छायावादी कविता, जिसको प्रगतिवाद कविता भी कहते हैं। उसके पहले छायावादी, उसके पहले रीति काव्य, उसके पहले शगुन भक्ति काव्य और उसके पहले निर्गुण भक्ति काव्य। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यह कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की विशेषताओं के साथ लेकर चली, लेकिन आगे चलकर इसने अपनी अलग पहचान बनाई। यह पहचान नई कविता पत्रिका के प्रकाशन काल 1954 ईस्वी से और स्पष्ट हुई। इसने नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया। इस कविता ने कविता के परंपरागत संकीर्णताओं से अपने को मुक्त रखने की बात की। वस्तुतः कथ्य और व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता नई कविता की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। इस कविता में दो तत्व प्रमुख हैं, एक अनुभूति की सच्चाई और दूसरा बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता के कवि जीवन के प्रत्येक क्षण को जीने की लालसा रखते हैं। उनके लिए जीवन का हर क्षण सत्य है। इसलिए यह कविता अनुभूति को मार्मिकता के साथ पकड़ लेना चाहती है। नई कविता के अंतर्गत आने वाली अनेक कविताएं आकार में छोटी हैं और प्रभाव में अत्यंत तीव्र। उसकी एक विशेषता यह भी है कि इसकी यथार्थवादी दृष्टि जीवन का मूल्य, उसका सौंदर्य जीवन में ही खोजती है। आगे चलकर नई कविता दो धाराओं में बंट गई, एक जिसमें वैतिकता प्रमुख थी और जिसके प्रतिनिधि अज्ञेय थे, और दूसरी वह जिसमें सामाजिक प्रतिबद्धता की प्रमुखता थी और जिसके प्रतिनिधि मुक्तिबोध बने। ठीक है, आइए इस पाठ में हम इस धारा के दो प्रमुख कवियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे, फिर पूरा इसका जो व्याख्या है समझेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप नदी के द्वीप कविता में अभिव्यक्त व्यक्ति की स्वतंत्रता और असीमता का विवेचन कर सकेंगे। व्यक्ति, संस्कृति और समाज के अंतर संबंधों पर टिप्पणी कर सकेंगे। मानव जीवन में प्रकृति की भूमिका का उल्लेख कर सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका को अभिव्यक्त कर सकेंगे। प्रकृति के सौंदर्य और आदिवासी जीवन और संस्कृति के रूप पर उपभोक्तावाद के प्रभाव का विश्लेषण कर सकेंगे। पठित कविताओं की भाषा शैली और शिल्प सौंदर्य की सराहना कर सकेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग पाठ पढ़ें, आइए कुछ शब्दार्थ लिख लीजिए जो आपको ये पाठ पढ़ने में काम आएगा। द्वीप, स्थल का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी हो। स्रोत, स्विनी नदी। अंतरिप, भूमि का वह नुकीला भाग जो समुद्र में दूर तक चला जाता है। उभार, उठान। तैकत कुल, रेतीला किनारा। धारा, प्रवाह, पानी का बहना। प्लावन, बाढ़, पानी में डूब जाना। चूर्ण, महीन रेत। सलील, पानी। गंदला, गंदा। नियति,
प्रकृति का विधान जो स्थिर और निश्चित होता है। भाग्य। क्रोड़, गोद, बीच में। वृहद, विशाल। भूखंड, धरती का टुकड़ा। पितर, पिता। दाय, दान, प्राप्त किया हुआ। आह्लाद, आनंद। स्वैराचार, स्वेच्छाचार। अतिचार, अतिक्रमण, मर्यादा तोड़ना। आइए कुछ और शब्द हैं उनको भी लिख लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे मूल पाठ। धरधराता, नदी के तेज प्रवाह से उत्पन्न भीषण ध्वनि। कर्मनाशा, नदी का नाम। कीर्तिनाशा, यश का नाश करने वाली। घोर, प्रचंड, भीषण। काल प्रवाहिनी, भयंकर प्रवाह वाली। ठीक है। अब देखिए, ये जो हम लोग पहला कविता पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी का। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये अज्ञे जी का फोटो है। कविता का नाम है नदी के द्वीप। आइए अज्ञे की कविता को एक बार लय के साथ पढ़ लें। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरिप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह है, इसी से हम बने हैं। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा से द्वीप हैं स्रोत स्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पलावन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम। यह नहीं है शाप, यह नहीं नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। वह वृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला ले, मिलता रहा है। आगे देखिए, मांझती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से, अतिचार से, तुम बढ़ो, पलावन तुम्हारा धरधराता उठे। यह स्रोत स्विनी ही कर्मनाशा, कीर्तिनाशा घोर, काल प्रवाहिनी बन जाए। तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम। कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार। मातः उसे फिर संस्कार तुम देना। अब देखिए, ये नदी के द्वीप का एक चित्र है। आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पानी है और ये द्वीप बना है। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। आइए समझें। ठीक है। कविता पढ़कर आप जान चुके हैं कि इसमें प्रतीकों के माध्यम से एक विचार संप्रेषित किया गया। ठीक है। बहुत सारे प्रतीक हैं, उसके जरिए हम लोग को कुछ बताया जा रहा है। कविता की आरंभिक पंक्तियों में नदी के मध्य बने द्वीप का बिंब है। हम लोग स्टार्टिंग में क्या देख रहे हैं? नदी है, उसके बीच में
एक द्वीप बना है। ये द्वीप बनाया किसने है? ये द्वीप नदी ने ही बनाया है। इसमें नदी से द्वीप बनने की सहज प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से नदी से द्वीप बनती है। लेकिन आगे जब इन प्रतीकों का अर्थ खुलता है तो यह कविता बोध के स्तर पर एक अलग अर्थ संप्रेषित करता है। इस कविता में आए प्रतीकों के अर्थ को आरंभ में ही जान लेना आवश्यक है। इससे कविता को समझने में आसानी होगी। कविता में आए नदी, द्वीप और भूखंड शब्द का प्रयोग प्रतीक के अर्थ में हुआ है। नदी का प्रयोग माँ के रूप में और संस्कृति के अर्थ में किया गया है। द्वीप का शिशु, क्योंकि नदी से ही द्वीप का निर्माण होता है, माँ से ही शिशु आता है, और व्यक्तित्व के अर्थ से में, और भूखंड का पिता और समाज के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कविता के प्रतीकों का एक स्तर प्राकृतिक है, द्वीप, नदी, भूखंड। दूसरा स्तर मानवीय है, शिशु, माँ, पिता। यह दोनों स्तर मिलकर प्रकृति और मनुष्य के संबंध को स्पष्ट करते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अब ये जो है कविता नदी के द्वीप, इसको हम लोग अलग अलग अंशों में बांटेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 4 अंश होंगे। तो आइए सबसे पहले अंश को देखते हैं। अंश 1, हम नदी के द्वीप हम बने हैं। ठीक है, तो आइए पहले मैं इस अंश को आपको वापस पढ़कर सुना देता हूं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरिप उभार, तैकत कुल, सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, है इसी से हम बने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रसंग देख लीजिए। इस अंश में द्वीप नदी को अपनी माँ के रूप में देखता है और अपने स्वरूप ग्रहण करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। व्याख्या, आप जानते हैं कि द्वीप उस स्थल को कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ठीक है, ऐसे द्वीप नदियों में भी बने होते हैं। इन्हें नदियां अपनी धारा के साथ लाई मिट्टी और रेत के कणों से धीरे धीरे रूप और आकार देकर निर्मित करती है। जब नदी बहती है तो नदी के साथ बहुत मिट्टी, रेत बहते हैं और एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं और फिर द्वीप का निर्माण होता है। अपना रूप और आकार ग्रहण कर लेने के बाद ये द्वीप नदी की धारा में रहते हुए भी उसकी धारा से स्वतंत्र अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। वे यह नहीं चाहते कि नदी की धारा इन्हें छोड़कर बह जाए, इसलिए कि द्वीप जानते हैं कि नदी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। द्वीप इस सत्य से इनकार नहीं कर सकते कि इनके रूप और आकार में कोण, गलियां, उभार, रेतीले किनारे और गोलाइयों का जो सौंदर्य है वह सब प्रवाहमान नदी ने ही गढ़ा है। आज द्वीप जो भी है उसके पीछे नदी है, क्योंकि नदी अगर ना होती तो द्वीप बनता ही नहीं। इसलिए द्वीप ये नहीं चाहते कि नदी उनको छोड़कर चली जाए। नदी से अपना अस्तित्व प्राप्त करने वाले द्वीप नदी को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। कविता की इन पंक्तियों में नदी माँ का प्रतीक है और द्वीप उसके शिशु का, उसके बच्चे का। जिस प्रकार माँ अपने गर्भ में शिशु को धारण करके उसे रूप आकार देकर जन्म देती है, उसी प्रकार नदी भी द्वीप को रूप और आकार देकर उसे गढ़ती है। जिस प्रकार धीरे धीरे शिशु अपनी माँ से भिन्न अपना एक अलग पहचान प्राप्त करता है, उसी प्रकार द्वीप भी नदी से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है। कविता की इन आरंभिक पंक्तियों में कवि का उद्देश्य नदी और द्वीप के सामान्य प्राकृतिक अर्थ को अभिव्यक्त करना नहीं है, बल्कि यहाँ नदी और द्वीप का प्रयोग प्रतीकात्मक अर्थ में किया गया है। कवि बताना चाहता है कि जैसे नदी द्वीप के रूप में
आकार और सौंदर्य को गढ़ती है और उसे एक स्वरूप प्रदान करती है, एक पहचान देती है, उसी प्रकार माँ अपनी ममता, प्रेम और परिश्रम से अपने शिशु का पालन पोषण कर उसके शरीर को पुष्ट आकार और चेतना को उत्तम संस्कार देकर उसे व्यक्तित्व प्रदान करती है, जिससे वह समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान प्राप्त करने में सक्षम होता है। कवि बल देते हुए कहता है कि नदी द्वीप को जन्म देने वाली उसकी माँ है। आइए और पढ़ते हैं। द्वीप का निर्माण कैसे होता है? द्वीप का निर्माण नदियां अपनी धारा के साथ लाई मिट्टी और रेत के कणों से धीरे धीरे रूप और आकार देकर करती हैं। द्वीप अपना रूप और आकार ग्रहण कर लेने के बाद नदी की धारा में रहते हुए भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे यह नहीं चाहते कि नदी की धारा इन्हें छोड़कर बह जाए, क्योंकि द्वीप जानते हैं कि नदी के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। द्वीप का और आकार में कोण, गलियां, उभार, रेतीले किनारे और गोलाइयों का जो सौंदर्य है वह सब प्रवाहमान नदी की ही देन है। नदी ने ही द्वीप को आकार दिया है, अतः उसी से अस्तित्व है। इसलिए द्वीप नदी को अपनी मां के रूप में देखते हैं। इन पंक्तियों में नदी का प्रतीक है और द्वीप इन पंक्तियों में नदी मां का प्रतीक है और द्वीप शिशु का। मां की तरह नदी भी द्वीप को रूप और आकार देते हैं। जिस प्रकार धीरे धीरे शिशु अपनी मां से अपनी एक अलग पहचान प्राप्त करता है, उसी प्रकार द्वीप भी नदी से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं कि जैसे नदी द्वीप के रूप, आकार और सौंदर्य को बनाती है, गढ़ती है और उसे एक स्वरूप प्रदान करती है, एक पहचान देती है, उसी प्रकार माँ अपने ममता, प्रेम और परिश्रम से अपने बच्चे का पालन पोषण कर उसके शरीर को पुष्ट आकार और चेतना को उत्तम संस्कार देकर उसे व्यक्तित्व प्रदान करती है, जिससे शिशु बड़ा होकर समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान प्राप्त करने में सक्षम होता है। आइए अब हम लोग अंश 2 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपको दिया जाए, ठीक है, तो सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 9051378712। इस नंबर पे आप हमें संपर्क करिएगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आइए अब अंश 2 देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंश 2 एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, पलावन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बन कर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। आइए अंश 2 देखते हैं। ठीक है, पहले प्रसंग देख लीजिए। अपनी पहचान अथवा असीमता के प्रति सजगता मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है। हर मनुष्य चाहता है कि उसका अपना पहचान हो। आधुनिक हिंदी कविता में यह प्रवृत्ति प्रयोगवाद के साथ विशेष रूप से प्रकट हुई। साहित्य में इस धारा के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। अज्ञेय ने अपने साहित्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य और उसकी असीमता को एक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए व्यक्तित्व को विशेष महत्व दिया है।
इस अंश में द्वीप व्यक्तित्व का प्रतीक है। अज्ञे ने कविता में इस व्यक्तित्व के निर्मित होने, उसके रूप आकार ग्रहण करने और उसके अक्षय बने रहने की प्रक्रिया को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। आपने देखा कि कविता के इस अंश की आरंभिक दो पंक्तियों में पूर्ण विराम के साथ दो वाक्य हैं। ठीक है, वो वाक्य क्या थे? किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। कवि ने अपनी बात पर बल देने के लिए ऐसा वाक्य कहा है। यह बात दृढ़तापूर्वक कही गई है कि किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। इस कथन के द्वारा कवि द्वीप के अस्तित्व, उसकी पहचान की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहता है। कवि बताना चाहता है कि द्वीप प्रवाहमान नदी से बने हैं, लेकिन वे स्थिर हैं। द्वीप एक जगह ही रहते हैं, वे बहते नहीं हैं। इस स्थिर रूप में ही उनका पहचान है। अगर द्वीप बह जाएंगे तो उनकी पहचान समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वे नदी के प्रति अपना समर्पण भी इस स्थिर रूप में ही करते हैं, लेकिन ये द्वीप नदी के साथ कभी बहते नहीं हैं, इसलिए कि नदी के साथ बहते ही इनका अपना कोई अस्तित्व, कोई पहचान नहीं रह जाएगा। नदी के साथ बहते ही ये रेत में बदल जाएंगे और अपनी पहचान खो देंगे। आगे की पंक्तियों में अस्तित्व या पहचान को मिटने को बड़े यथार्थवादी और संवेदनशील ढंग से रेखांकित किया गया है। द्वीप का अस्तित्व तब भी तक स्थिर है जब तक वह जमीन से जुड़ा है, अन्यथा द्वीप बहने लगेंगे, जल में डूबने लगेंगे, नदी के प्रवाह के धक्के लगेंगे और इस तरह अपनी पहचान खोकर नदी में रेत बनकर बह जाएंगे। कवि इन पंक्तियों में द्वीप की असीमता अथवा उसकी पहचान को लेकर यहाँ एक मार्मिक प्रश्न करता है कि द्वीप अपनी पहचान को मिटाकर नदी के साथ रेत बनकर बहते हुए क्या कभी धारा की पहचान पा सकते हैं? वस्तुतः द्वीप अपनी पहचान मिटाकर रेत बनकर नदी की धारा के साथ बहते हुए धारा होने की पहचान कभी नहीं पा सकते, बल्कि इस तरह रेत बनकर बहते हुए वह नदी के जल की स्वच्छता को थोड़ा गंदा और मटमैला ही करेगा और नदी का वह जल किसी काम का नहीं रह जाएगा। कविता में नदी को मां स्वीकार करते हुए द्वीप धारा नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि द्वीप के रूप में ही अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी पहचान हमेशा से ही नदी की धारा नहीं, द्वीप के रूप में ही रही है। व्यक्तित्व को अर्जित किए बिना समर्पण संभव ही नहीं हो सकता। कवि की धारणा है कि व्यक्तित्वहीन समर्पण का कोई मूल्य नहीं होता। नदी के साथ द्वीप अपना व्यक्तित्व कायम रखते हुए स्थिर समर्पण करना चाहते हैं, किंतु नदी के साथ बहना नहीं चाहते। व्यक्तित्व की स्थिरता के बने रहने से ही समर्पण भी संभव है, इसलिए कवि ने स्थिर समर्पण कहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो नदी में निरंतरता और परिवर्तन साथ साथ दिखाई देते हैं, अर्थात नदी का जल लगातार बहते हुए बदलता रहता है, लेकिन नदी की धारा कभी टूटती नहीं है, निरंतर बनी रहती है। इस प्रकार संस्कृति में भी निरंतरता और परिवर्तनशीलता को एक साथ देखा जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। इस अंश को हम एक और तरीके से आपको समझाते हैं। कविता के इस अंश में कवि ने अपनी बात पर बल देने के लिए ये कहा है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। इस कथन के द्वारा कवि द्वीप के अस्तित्व, उसकी पहचान की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से स्थापित करना चाहता है। कवि स्पष्ट करना चाहता है कि द्वीप प्रवाहमान नदी से ही बनी है, लेकिन वह स्थिर है। नदी बहती है, नदी बहते बहते रेत मिट्टी
के जरिए द्वीप का निर्माण करती है। लेकिन अब जब वो द्वीप बन गया है तो वो नदी के साथ बह नहीं रहा है, वह एक जगह पे ही टिका है, वह स्थिर है। इस स्थिर रूप में ही उसकी पहचान है। अगर वो बह गया तो द्वीप रहा ही नहीं, तो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसे एक जगह पे रहना होगा, स्थिर रहना होगा। वे नदी के प्रति अपना समर्पण भी इस स्थिर रूप में ही करते हैं। नदी के साथ बहने से इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। द्वीप का अस्तित्व तभी तक स्थिर है जब तक वह जमीन से जुड़ा है, अन्यथा द्वीप जल में डूबने लगेंगे और अपनी पहचान खोकर नदी में रेत बनकर रह जाएंगे। कवि इन पंक्तियों में द्वीप की असीमता अथवा उसकी पहचान को लेकर यहाँ एक मार्मिक प्रश्न करता है कि द्वीप अपनी पहचान को मिटाकर नदी के साथ रेत बनकर बहते हुए क्या कभी धारा की पहचान पा सकता है? कवि कहना चाहता है कि अपने सर्जक से अलग होकर अपना अस्तित्व तो मिटेगा ही, साथ ही जन्म देने वाले के जीवन में भी कष्ट ही उत्पन्न होंगे। अतः अपनी जड़ों से जुड़े रहना आवश्यक है। नदी में निरंतरता और परिवर्तन साथ साथ दिखाई देते हैं, अर्थात नदी का जल लगातार बहते हुए बदलता रहता है, लेकिन नदी की धारा कभी टूटती नहीं है, निरंतर बनी रहती है। इसी प्रकार संस्कृति में भी निरंतरता और परिवर्तनशीलता को एक साथ देखा जा सकता है। हर संस्कृति में समय के अनुकूल बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव इतने छोटे, इतने सूक्ष्म और धीमी गति से होते हैं कि कई बार इन्हें स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं होता है। हर समाज के अपने कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। ये मूल्य ही व्यक्ति की पहचान निर्मित करके उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इन्हीं से व्यक्ति अपनी पहचान और व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह भी बताना चाहता है कि संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण उसी प्रकार करती है जैसे नदी द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप हमेशा से नदी के मध्य में अपने अस्तित्व और पहचान के साथ स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति भी समाज और संस्कृति से अपनी व्यक्तित्व निर्मित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः चाहकर भी हम कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को किसी संस्कृति में विलीन नहीं करना चाहिए, अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। टिप्पणी देख लीजिए, ठीक है। कोई भी संस्कृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें समय के अनुसार धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं। ये बदलाव इतने सूक्ष्म और धीमी गति से होते हैं कि कई बार इन्हें स्पष्ट रूप से देखना संभव नहीं होता है। हर समाज के अपने कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। ये मूल्य ही व्यक्ति की पहचान निर्मित करके उसे एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। इन्हीं से व्यक्ति अपने पहचान और व्यक्तित्व को प्रमाणित करता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह भी बताना चाहता है कि संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण उसी प्रकार करती है जैसे नदी द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप हमेशा से नदी के मध्य में अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के साथ स्थिर रहते हैं। आप नदी के किनारे गए होंगे, उसके बीच में द्वीप होते हैं। वैसे ही व्यक्ति भी समाज और संस्कृति से अपना व्यक्तित्व निर्मित कर अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः चाहकर भी कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को किसी संस्कृति में विलीन नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, कवि की धारणा है कि इस बहाने के क्रम में सबसे पहले द्वीप के पैर उखड़ेंगे, अर्थात उसके अस्तित्व का आधार नष्ट होगा। पैर उखड़ने का अर्थ है यहाँ आधार न होना। इसके बाद प्लवन होगा, अर्थात द्वीप जल में की बाढ़ से पानी में डूब जाएंगे। डूबने के क्रम में उसके कगार जल की धारा में प्रहार से टूट टूट कर जल में गिरने लगेंगे
और बहने लगेंगे। कवि प्रश्न शैली में संवाद करता है कि इस प्रकार रेत होकर बहते हुए क्या द्वीप धारा का रूप प्राप्त कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। द्वीप धारा नहीं बन सकते हैं क्योंकि वे रेत हैं। इनका स्वभाव बहना नहीं, जमना है, स्थिर होना है, एक जगह टिके रहना है। इसलिए बहने के क्रम में ये जल थोड़ा मटमैला ही करेंगे, नदी को गंदा ही करेंगे। अपने अस्तित्व को नष्ट करने के बाद कभी उनकी कोई उपयोगिता नहीं देखता। आइए अब अंश 3 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अंश 3 को एक बार वापस मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह नहीं, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। आगे देखिए, अंश 3 हम लोग देख लिए, पढ़ लिए एक बार। अब प्रसंग देखते हैं। इस अंश में कवि भूखंड को पिता के स्वरूप में देखने की बात करता है। ठीक है, आइए। कविता की इन पंक्तियों में कवि फिर से याद दिलाता है कि द्वीप हैं हम, और इसके साथ ही यह घोषणा करता है कि द्वीप बनना अभिशाप या आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह उसकी नियति का प्रमाण है। अर्थात द्वीप होना उसके भाग्य में पहले से ही निर्धारित था, पहले से ही यह निश्चित था कि वह द्वीप बनेगा। कवि ने इन पंक्तियों में पुनः नदी को माँ और द्वीप को पुत्र के रूप में चित्रित किया है। यहाँ द्वीप को नदी के मध्य में ऐसे दिखाया गया है जैसे माँ अपने शिशु को गोद में लिए बैठी हो। कवि अपनी पहले की बात को फिर से दोहराते हुए कहता है कि द्वीप नदी के पुत्र हैं। जिस प्रकार माँ अपने शिशु को गोद में समेटते भी रहती है, उसी प्रकार नदी के मध्य में द्वीप दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। आपने देखा होगा कि नदी के बीच में रेत का थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा जो द्वीप के रूप में दिखाई देता है, वह नदी के दोनों किनारों पर दूर तक फैली हुई भूमि से भी जुड़ा होता है। कवि संकेत करता है कि नदी रूप आकार देकर द्वीप को निर्मित ही नहीं करती, बल्कि उसे उस विस्तृत भूखंड से भी मिलाने का भी काम करती है जिसका वह अटूट अंश है। इस कविता में जैसे नदी माँ और संस्कृति तथा द्वीप पुत्र और व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, वैसे ही भूखंड पिता और साम्राज्य के प्रतीक। कविता में कवि ने माँ, पिता और पुत्र का एक पारिवारिक रूपक लिया है। जैसे माँ शिशु को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है और उसका परिचय पिता से कराती है, उसी प्रकार नदी भी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से मिलाती है। जैसे पुत्र से पिता का संबंध जैविक होता है, उसे पालने का प्राथमिक दायित्व माँ का ही होता है, वैसे ही द्वीप भले ही विस्तृत भूखंड का अंश होता है, लेकिन उसे द्वीप के रूप में निर्मित करने का भार नदी ही उठाती है। भूखंड द्वीप का निर्माण नहीं कर सकते। इस कविता में नदी, द्वीप और भूखंड के प्रतीक का एक और स्तर है। इसे भी यहाँ समझ लेना आवश्यक है। जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से जोड़ती है, उसी प्रकार संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे समाज से जोड़ती है। आइए अंश 3 के बारे में और जानकारी लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि पुनः याद दिलाता है कि द्वीप हैं हम। वह घोषणा भी करता है कि द्वीप बनना अभिशाप या कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि
यह उसकी नियति का परिणाम है, अर्थात द्वीप होना उसके भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ था। यहाँ द्वीप को नदी के मध्य में इस प्रकार दिखाया गया है जैसे माँ अपने शिशु को गोद में लिए बैठी हो। नदी के बीच में रेत का थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा जो द्वीप के रूप में दिखाई देता है, वह नदी के दोनों किनारों पर दूर तक फैली हुई भूमि से भी जुड़ा होता है। कवि बताना चाहता है कि नदी द्वीप को रूप आकार देकर निर्मित ही नहीं करती, बल्कि उसे उस विस्तृत भूखंड से भी मिलाने का भी काम करती है जिसका वह अटूट अंश है। इस कविता में जैसे नदी माँ और संस्कृति तथा द्वीप पुत्र और व्यक्तित्व के प्रतीक हैं, वैसे ही भूखंड पिता और समाज के प्रतीक हैं, अर्थात माँ शिशु को जन्म देकर उसका पालन पोषण करती है और उसका परिचय पिता से कराती है। उसी प्रकार नदी भी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से मिलाती है। जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है और उसे विस्तृत भूखंड से जोड़ती है, उसी प्रकार संस्कृति व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे समाज से जोड़ती है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग अंश 4 देखेंगे। ठीक है, वीडियो कम से कम 2 से 3 बार सुनिएगा, पूरा याद हो जाएगा। अंश 4 पढ़ते हैं, उसके बाद अंश 4 मैं आपको समझा दूंगा। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है मिलता रहा है, माँचती संस्कार देती चलो। यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से, तुम बढ़ो पलावन तुम्हारा धरधरा उठे, यह स्रोत स्विनी की कर्मनाशा कीर्ति नाशा घोर। काल प्रवाहिनी बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, फिर जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात्र उसे फिर संस्कार तुम देना। आइए अंश 4 देखते हैं। प्रसंग समझिए। इस अंश में कवि ने नदी का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए उसकी निरंतरता की बात के साथ उसके भीषणतम रूप धारण करने पर भी नवीन सृजन और द्वीप के अस्तित्व के पुनः आकार लेने की बात कही है। आइए समझते हैं। व्याख्या। आप जानते हैं कि इस कविता में प्रतीकों के कई स्तर हैं, कई जगह प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। आइए कविता के इस अंश को विभिन्न प्रतीकों के साथ जोड़कर समझें। इन पंक्तियों में कवि नदी से निरंतर बहते रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि नदी के प्रवाहमान होने से ही द्वीप का सृजन होता है। अगर नदी बहेगी नहीं तो द्वीप होगा ही नहीं। यह द्वीप नदी के तटों पर फैले विस्तृत भूखंड को पिता के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है कि जिस प्रकार किसी पुत्र को विरासत में अपने माता पिता से बहुत सी वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त होती रही हैं, वैसे ही हमें भी विस्तृत भूखंड से वह सब कुछ प्राप्त होता रहा है। लेकिन हमें संस्कार देने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम तो माँ ही कर सकती है, अर्थात संस्कृति और परंपरा ही हमारा व्यक्तित्व निखारने का कार्य करते हैं। इसलिए तुम हमें निखारती और संस्कार देती चलो। आप जानते हैं कि नदियों में पानी अधिक बढ़ जाने से या किन्हीं अवरोधों से नदियों में बाढ़ आ जाती है। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने द्वीप के माध्यम से इन संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि तुम्हारा भयंकर रूप भी हमें स्वीकार है। बाढ़ में भयंकर उफान आ जाए
और तुम स्रोतस्विनी अर्थात निश्चित मार्ग से प्रभावित होने वाली न रहो। कहने का आश्चर्य यह है कि प्रलय की स्थिति में हम अपनी पहचान को स्थिर नहीं रख सकते हैं। नदी के साथ प्रवाह में बह जाने से हम अपने को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन द्वीप का विश्वास है कि नदी के साथ बहने में अपनी पहचान मिटाकर बहते हुए कभी न कभी उस जल प्रवाह से छनकर इकट्ठे होंगे और अपना रूप और आकार पाएंगे। फिर से हम अपनी पहचान बनाएंगे। नदी को माँ कहकर संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तुम उस रूप आकार को, उस पहचान को फिर से संस्कार देना और उसे फिर से निखारना। कविता में कवि ने प्रतीकों के द्वारा अपनी बात समझाई है। कवि नदी से निरंतर बहते रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि द्वीप का निर्माण नदी के बहने से ही होता है। जिस प्रकार पिता से पुत्र को विरासत में अपने अनेक वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त होती रही हैं, वैसे ही द्वीप को भी विस्तृत भूखंड से सब कुछ प्राप्त होता रहा है। लेकिन संस्कार देने और हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम तो माँ ही कर सकती है। अर्थात संस्कृति और परंपरा ही व्यक्तित्व निखारने का कार्य करते हैं। इसलिए तुम हमें निखारती और संस्कार देती चलो। द्वीप अपनी माँ नदी को कह रही है कि तुम हमें निखारती रहो और संस्कार देती चलो। कवि ने द्वीप के माध्यम से इन संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए कहा है कि हे माँ, तुम्हारा भयंकर रूप भी हमें स्वीकार है। पहाड़ का द्वीप कह रहा है कि प्रलय की स्थिति में भी हम अपनी पहचान को स्थिर नहीं रख सकते। नदी के साथ प्रवाह में द्वीप बह जाने से हम अपने को रोक नहीं सकते, लेकिन द्वीप का अपनी माँ नदी पर विश्वास है कि नदी के प्रभाव से अपनी पहचान मिटाकर बहते हुए कभी न कभी उस जल प्रवाह से छनकर इकट्ठे होंगे और अपना रूप और आकार पाएंगे, फिर से अपनी पहचान बनाएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को पढ़ेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का फोटो है। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल। आइए पढ़ते हैं। आपने 10वीं कक्षा में प्रकृति सौंदर्य और प्रकृति के दोहन की समस्या आधारित कविता पढ़ी। ठीक है, क्लास 10 के बुक के बारे में बात कर रहा है। वहाँ पे आप ये पढ़े थे कि प्रकृति का सौंदर्य क्या है, प्रकृति को क्या क्या चीज़ों से समस्या होती है। इसी प्रकार अनेक कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को कविता का विषय बनाया, जैसे सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद इत्यादि आदि। भवानी प्रसाद मिश्र का नाम सुनते ही परंपरा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और प्रकृति की हरियाली बरबस आंखों में बस जाती है। मिश्र जी की कविताओं को पढ़कर लगता है कि उनका जीवन प्रकृति के काफी करीब रहा है। आइए पढ़ते हैं उनकी कविता सतपुड़ा के घने जंगल, जिसे पढ़कर मन में हरे भरे जंगल की छवि आंखों के सामने जीवंत हो जाती है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग मूल पाठ पढ़ें, सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्दार्थ हैं, लिख लीजिए, ये आपको काम आएगा। शब्दार्थ: अनमाना, अनमना, उदास, मुख, चुप, वात, हवा, वायु, झंझा, आंधी, अगम, न चलने वाला, निश्चिंत, चिंता रहित, बेफिक्र, विजन, जनहीन, एकांत, निर्झर, झरना, पंछी, पक्षी, चिड़िया, दूरवा, एक घास जो हरी और सफेद दोनों प्रकार की होती है, किसलय, पौधों से निकलने वाले नए पत्ते, कोपल। ठीक है, ये लिख लीजिए। आइए
अब हम लोग मूल पाठ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग मूल पाठ को एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद एक एक करके व्याख्या करेंगे। सतपुड़ा के घने जंगल, अंश 1। ठीक है, सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से, उधते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मुख शाल पलाश चुप है। बन सके तो धंधो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल। अंश 2 देखिए। अजगरों से भरे जंगल, अगम गीत से परे जंगल। सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोझ इनके, बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल। अंश 3। धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरंदल, चांद के कितने किरंदल। झूमते बन फूल फलियां, हिल रही अज्ञात कलियां। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के पने जंगल। आइए समझते हैं। ठीक है, आइए समझें। सतपुड़ा के घने जंगल कविता पाठक को प्रकृति की एक अकल्पनीय दुनिया में ले जाती है, जो मनोरम सौंदर्य और आश्चर्य से भरी है। इस कविता में सतपुड़ा के जंगल का जीवंत वर्णन है। यह कविता अपने लयात्मक प्रवाह के लिए विशेष रूप से सराही जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के घने जंगल एक मार्मिक कविता है। मध्य भारत का यह जंगल अपनी जैविक संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कवि ने जीव जगत के बीच मनुष्य की उपस्थिति को बहुत तटस्थता से उकेरा है। उन्होंने बहुत खामोशी से हमें यह समझाया है कि पृथ्वी सभी जीवों का आश्रय है। मनुष्य इन सभी जीवों में से एक प्राणी है। पूरी कविता की बनावट वाचिका शैली में है। अपनी ऊपरी बुनावट से यह कविता एक शिशु गीत का आनंद देती है। आइए इस कविता के अर्थ संसार की एक बार सैर करते हैं। एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अंश एक देखते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल। ठीक है, आइए एक बार मैं ये आपके लिए वापस पढ़ देता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे। हास चुप है, कास चुप है, मुखशाल पलाश चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, उगते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुंह पर, और सर के बाल मुंह पर। मच्छरों के दंश वाले, दाग काले लाल मुंह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से, उगते अनमने जंगल। आइए इसको समझते हैं। पहले प्रसंग देख लीजिए। कवि ने इस अंश में जंगल की विविधता और जंगल के यथार्थ का चित्रण किया है। कवि यह बताना चाहते हैं कि जंगल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। कवि बिना किसी भूमिका के हमें घने जंगल में प्रवेश कराते हैं। सतपुड़ा एक संज्ञा के रूप में प्रकट होता है, लेकिन ज्यों ज्यों हम कविता में उतरते हैं, उसकी नवीन विशेषताएं हमें मुग्ध करती चलती हैं। वन की सघन हरियाली नींद में उगती हुई लग रही है। यह जंगल अपनी निश्चिंतता में डूबा हुआ है, यानी जंगल का नीरव वातावरण नींद में तल्लीन है। कवि ने इन पंक्तियों में हमें यह भी संदेश दिया है कि आप इस अरण्य में बगैर किसी बाधा के प्रवेश करें। हस्तक्षेप से जंगल की नींद खुल जाएगी। आगे कवि सतपुड़ा के जंगल का आंखों देखा हाल बयान करते हैं। जंगली झाड़ियों कुछ छोटी हैं और कुछ ऊंची। जंगल और झाड़ एक ही अरण्य के दो अनिवार्य हिस्से हैं। वहां घास और कास भी बहुतायत में है। इसी के बीच शाल और पलाश के पेड़ का अंतहीन सिलसिला है। लेकिन शाल के पेड़ पर भी इस सतपुड़ा के जंगल में चुपचाप बिना किसी कोलाहल के खड़े हैं। उसके संग पड़ोस में पलाश का जो पेड़ है, वह भी मौन धारण किए हुए है। वृक्ष परंपरा में पलाश एक पवित्र वैदिक पेड़ है। विविध संस्कारों में पलाश के पत्ते और उसकी टहनियाँ काम में आते हैं। इसलिए कवि की यह अभिलाषा है कि तनिक ठहर कर इसमें धसो, इसकी मनोरमता को आंखों में भर लो। जंगल की हवा भी इसमें सहसा नहीं प्रवेश कर पाती। आगे पढ़िए। इस सुखद दृश्य के बाद कवि जंगल के कठोर और डरावने पक्ष की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। हरियाली की गोद में भी कुछ डरावने पल बैठे हुए हैं। इस मनोहर जंगल में मकड़ियों की विविध प्रजातियां भी रहती हैं। जंगल में इन मकड़ियों के रहस्यमय जाल उनके स्वाभाविक घर हैं। मच्छरों की भिनभिनाहट और दंश इस जंगल का यथार्थ है। इस जंगल के शांत वातावरण में कवि तेज हवा, पानी, आंधी से भी हमारा परिचय कराते हैं। कविता में जंगल का रूप और रंग विविध मौसम में अपने अलग तेवर में प्रकट हुआ है। इसलिए मिश्रा जी का यह जंगल एक रस नहीं है, यह बहुरूपिया है। यह जंगल अजगरों की उपस्थिति में भी समृद्ध है। आइए ध्यान से सुनिएगा। कवि ने कोई भूमिका बांधे बिना घने जंगल में के बारे में बताया है। ज्यों ज्यों हम कविता को आगे पढ़ते चलते हैं, सतपुड़ा के जंगल की विशेषताएं हमें मुग्ध करती हैं।
वन, जंगल की सघन हरियाली नींद में उगती हुई लग रही है। यह जंगल अपनी निश्चिंता में डूबा हुआ है, यानी जंगल का वातावरण नींद जैसा है। कवि ने इन पंक्तियों में हमें यह संदेश दिया है कि आप इस अरण्य में बगैर किसी बाधा के प्रवेश करें, क्योंकि हस्तक्षेप से जंगल की नींद खुल जाएगी। कवि सतपुड़ा के जंगल का जीवंत वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, जंगली झाड़ियां कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी। जंगल और झाड़ एक ही अरण्य के दो अनिवार्य हिस्से हैं। घास और काम भी इन जंगलों में बहुतायत में है। इसी के बीच शाल और पलाश के पेड़ों का अंतहीन सिलसिला चला है, लेकिन शाल के पेड़ भी इस सतपुड़ा के जंगल में चुपचाप बिना किसी कोलाहल के खड़े हैं। उसके संग पड़ोस में पलाश का जो पेड़ है वह भी मौन धारण किए हुए है। इसकी मनोरमता को आंखों में भर लो, जंगल की हवा भी इसमें सहसा नहीं प्रवेश कर पाती है, क्योंकि जंगल बहुत घना है। इस सुखद दृश्य के बाद कवि ने जंगल के कठोर और डरावने दृश्य दिखाए हैं। इस जंगल में मकड़ियों की बहुत सारी प्रजातियां भी रहती हैं। मच्छरों की भिनभिनाहट और दंश वाले इस जंगल का यथार्थ है। कवि ने जंगल में तेज हवा, पानी, आंधी से भी हमारा परिचय कराया है। कविता में जंगल का रूप और रंग अलग अलग मौसम में अपने अलग अलग तेवर में प्रकट हुआ है। यह जंगल बहुरूपिया है, पल पल रंग बदलता है और यहाँ पर अजगर भी है। आइए अंश 2 देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग अंश 2 समझें, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अजगरों से भरे जंगल, अगम गीत से परे जंगल, सात सात पहाड़ वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले, शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर, पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोंट तगड़े और काले, जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती, मत करती वास आती, गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से उगते अनमने जंगल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कवि ने इस अंश में जंगल की भयंकरता और उसमें मनुष्य की उपस्थिति का चित्रण किया है। जंगल और पहाड़ एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन जंगलों की ओट में पहाड़ों की समानांतरता कई पंक्तियां फैली हुई हैं। इसलिए सतपुड़ा के इस जंगल को सात सात पहाड़ वाले कहा गया है, यानी वनस्पति के साथ पहाड़ का यह संगम इसे दुर्लभ बनाता है। पहाड़ों की इन श्रृंखलाओं में सिंह की उपस्थिति हमारे मन में कौतूहल और भय दोनों पैदा करती है। शेर की आवाज वनैले वातावरण को और स्वाभाविक बना देती है। जब कवि ने उगते जंगल में प्रवेश किया तब उसने इस ध्वनि की कल्पना नहीं की थी, लेकिन यह जंगल विविध आवाजों का अजायब घर है। इन
हिंसक पशुओं के बीच मजबूत कटकाठी के एक गौंड से मुलाकात होती है। कवि के अनुसार जंगल ही उसके जीवन का आधार है। सतपुड़ा का जंगल मानो उसमें एकाकार हो गया है। मुर्गे और तीतर उसके घर की शोभा बढ़ाते हैं। उसकी झोपड़ियां जंगल की ही चीजों से निर्मित है। महुए की सुगंध से उसकी झोपड़ी सुवासित है। होली का उल्लास और मस्ती जंगल के कठोर वातावरण को स्वप्नील बना देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मनुष्य की उपस्थिति से सतपुड़ा का जंगल रोचक और आनंदमय हो गया है। सतपुड़ा के जंगलों की ओट में पहाड़ों की समानांतर कई पंक्तियां फैली हुई हैं। बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए सतपुड़ा के इस जंगल को सात सात पहाड़ वाले कहा गया है। पहाड़ों की इन श्रृंखलाओं में सिंह की उपस्थिति हमारे मन में कौतूहल और भय दोनों पैदा करती है। जब कवि ने उगते जंगल में प्रवेश किया तब उसने इस ध्वनि की कल्पना नहीं की थी, लेकिन यह जंगल विविध आवाजों का अजायब घर है। कवि की इन हिंसक पशुओं के बीच मजबूत कटकाठी के एक गौंड से मुलाकात होती है। कवि के अनुसार जंगल ही उसके जीवन का आधार है। मुर्ग और तीतर उसके घर की शोभा बढ़ाते हैं। उसकी झोपड़ी जंगल की ही चीजों से बनी हुई है। महुए की सुगंध से उसकी झोपड़ी सुवासित है। होली का उल्लास और मस्ती जंगल के कठोर वातावरण को स्वप्नील बना देते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अंश 3। इससे पहले कि हम लोग अंश 3 पढ़ें, आइए पहले ये पढ़ लेते हैं। धसों इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों। नदी निर्झर और नाले, इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरनदल, चांद के कितने किरंदल। झूमते बनफूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां। हरित दुर्वा रक्त किसलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। आइए आगे हम लोग अंश 3 यहाँ पे पढ़े, इसके प्रसंग को देखते हैं। कवि इन अंशों में जंगल की उपयोगिता और मानव जीवन में इनके महत्व को उद्घाटित करता है। ठीक है, कवि ने इन पंक्तियों में जंगल की विषय उपयोगिता और मानव जीवन में इनके महत्व को दिखाया है। व्याख्या देखिए। अंत में कवि ने इस जंगल को हमारे लिए अत्यंत मानवीय आनंदमय स्वरूप में प्रस्तुत किया है। जंगल ही हमारे प्राणवायु का आधार है। ये वर्षा वन हमारे जीवन के लिए, हमारे पोषण के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए कवि ने इस जंगल हमारे जीवन का आधार माना है। ये मौत का घर नहीं है। प्राणदायिनी नदियां इन्हीं जंगलों और पहाड़ों से आकर आकार ग्रहण करती हैं। ये नदी निर्झर और नाले जंगल को खूबसूरत बनाते हैं। सारे पर्यटन केंद्र इन्हीं जल धाराओं के आसपास होते हैं। परिंदों की चहचहाहट और नदियों की उद्गम भूमि भी इन्हीं जंगलों में है। अरण्य, अभयारण्य और पक्षी विहारों के एक दूसरे के सरोकार होते हैं। कविता के अंत में कवि का मन भी हिरण दल के साथ फुलांचे भरने लगता है। विविध वर्णी परिंदों के संग विचरण करने लगता है। वनैले पुष्पों के संग झूमने लगता है।
रात की स्वच्छ चांदनी की कल्पना में अटखेलियां करने लगता है। नए पत्ते और हरित दुर्वा कविता के अंत में एक सम्मोहनकारी और मनोरम वातावरण की सृष्टि करते हैं। ऐसे लतायुक्त जंगल से हम विदा लेते हुए कृतज्ञता से भर उठते हैं। यह एक आरण्यक कविता है, वनस्पति से पूरी सृष्टि का एक पावन रिश्ता है। जंगल का दर्द मिश्र जी शिद्दत से समझते हैं, इसलिए इस कविता में वे पर्यावरण के प्रवक्ता के रूप में दिखाई देते हैं। वे कहीं उपदेशक के रूप में प्रकट नहीं है, इसलिए यह एक सार्वकालिक सौंदर्य की कालजयी कविता है। कवि जंगल ही हमारे प्राणवायु का आधार है। ये वर्षावन हमारे जीवन के लिए, हमारे पोषण के लिए बहुत उपयोगी है। हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये वन से ही, जंगल से, पेड़ पौधों से ही मिलता है। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों से प्राणदायिनी नदियाँ निकलती हैं। नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ पर लोग रहते हैं। ये नदी, निर्झर और नाले जंगल को खूबसूरत बनाते हैं। सारे पर्यटन केंद्र इन्हीं जल धाराओं के आसपास होते हैं। इन्हीं जंगलों में परिंदों की चहचहाहट और नदियों की उद्गम भूमि भी है। विविध वर्णी परिंदों के संग विचरण करने लगता है। वनैले पुष्पों के संग झूमने लगता है। रात की स्वच्छ चांदनी की कल्पना में अटखेलियां करने लगता है। नए पत्ते और हरित ध्रुवा कविता के अंत में एक सम्मोहनकारी और मनोरम वातावरण की सृष्टि करते हैं। ऐसे लतायुक्त जंगल मन को खुशियों से भर देता है। आइए अब हम लोग आगे भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य देखेंगे। सतपुड़ा के जंगलों में एक गहन निस्तब्धता अर्थात शांति है। सब कुछ अलसाया सा, अनमना सा है। कहीं आसमान को छूते हुए शाल के पेड़ हैं, तो कहीं वे आड़े तिरछे बेतरबी ढंग से फैलकर पगडंडियों के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये जंगल इतने सघन हैं कि इनमें हवा भी प्रवेश नहीं कर पाती। कवि इन जंगलों में धंसने के लिए कहकर निर्भयता का संदेश देता है। इन जंगलों में अनेक नदी, निर्झर और नाले बहते हैं और पंछी, फूल, कलियां और हरी घास इनकी शोभा बढ़ाती हैं। जंगलों की शोभा सुषमा इनमें प्रवेश करने की आकांक्षा भी जगाती है। ये जंगल अजगरों, बाघों और दुर्गम पहाड़ों से भी भरे पड़े हैं, लेकिन मनुष्य वही है जो इसका साहसपूर्वक सम्मान करे और इसमें प्रवेश करे। अर्थात एक ओर जंगल में सौंदर्य बिखरा पड़ा है और दूसरी ओर भय और कठिनाइयां भी हैं। पेड़, नदी, पहाड़ और हवा हमारे साथी हैं। हम इन पर निर्भर हैं। इनके बिना मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में है। इन्हीं से हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरणीय प्रकृति का अमूल्य उपहार है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जल, वायु, पर्वत, जीव जंतुओं आदि पर निर्भर है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में वह वनों का अंधाधुन दोहन करता आ रहा है। इसका दुष्परिणाम प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा आदि है। सतपुड़ा के घने जंगल कविता को पढ़ते हुए आपने अनुभव किया होगा कि इसमें आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कवि ने सरल और प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है,
जिसमें लयात्मकता भी है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि इस कवि में दृश्यात्मकता है, अर्थात इसकी पंक्तियों में अनेक चित्र हैं जो कविता को दृश्यात्मक बनाते हैं, साथ ही इसमें चित्रों का काम करती है। मानवीयकरण अलंकार भी है, जैसे झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख नीचे। सतपुड़ा के घने जंगल एक ऐसी कविता है जिसमें पेड़, लता, हवा, पत्तों, नदी, निर्झर को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। साहित्य की भाषा में इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, अर्थात जो मानव नहीं है, जड़ है, कल्पना शक्ति से उसे मानव जैसा व्यवहार करते दिखाना। मिश्रा जी ने सतपुड़ा के जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाने के लिए इन जंगलों का मानवीकरण किया है। आगे देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य। सतपुड़ा राष्ट्रीय अभयारण्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 524 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र में फैला हुआ है। यह 1981 ईस्वी में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय अभयारण्य का इलाका दुर्गम है। इसके अंतर्गत बलुआ पत्थर चोटियों, संकीर्ण घाटियों, नालों और घने जंगलों के झलाके हैं। इस उद्यान में 1350 मीटर ऊंचे धूपगढ़ शिखर भी हैं और सप्ता मैदान भी है। यह जैव विविधता में बहुत समृद्ध है। यहाँ वन्य पशुओं में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, काला हिरण आदि पाए जाते हैं। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें धनेश और मोर प्रमुख हैं। सतपुड़ा के घने जंगल कविता शिलालेख पर अमर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कालजयी रचना सतपुड़ा के घने जंगल अब किताबों तक ही सीमित नहीं रह गई है। यह कविता बैतूल जिले में जिस स्थान पर बैठकर लिखी गई थी, वहां उसे एक शिलालेख पर अंकित करवाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया गया है। मिश्र ने वर्ष 1939 में ईस्वी में बैतूल शहर के से सटे सोनाहारी पहाड़ पर बैठकर यह कविता लिखी थी। उस समय बदनूर, अब बैतूल शहर जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। आज यह जंगल 20 किलोमीटर दूर सरक चुका है। आज के हालात में मिश्र जी की यह कविता सतपुड़ा के घने जंगल, हरियाली और पेड़ बचाने के लिए प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। इस शिलालेख से आने वाली पीढ़ियों को इस क्षेत्र के अतीत की जानकारी मिलेगी और वे इससे प्रेरणा लेकर पेड़ बचाने व लगाने का संकल्प ले सकेंगे। आपने क्या सीखा? नदी के द्वीप कविता में प्रतीकों के माध्यम से एक ओर नदी से द्वीप बनने की सहज प्रक्रिया का चित्रण है, दूसरी ओर संस्कृति के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया का भी प्रस्तुतिकरण है। नदी का प्रयोग माँ और संस्कृति के अर्थ में, द्वीप का शिशु और व्यक्तित्व के अर्थ में, और भूखंड का पिता और सम्मान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अर्थात कविता में प्रतीकों का एक स्तर प्राकृतिक और दूसरा मानवीय है। दोनों मिलकर प्रकृति और मनुष्य के संबंध को स्पष्ट करते हैं। 3. सतपुड़ा के घने जंगल कविता में जंगल की विविधता, भयंकरता और उपयोगिता का अंकन है। 4. इसमें आम बोल चाल की भाषा का प्रयोग हुआ है तथा भाषा सरल और प्रवाहमयी है। दृश्यात्मकता सर्वत्र विद्यमान है। प्राकृतिक सौंदर्य में मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आइए योग्यता विस्तार पढ़ते हैं। कवि के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। कवि परिचय।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी साहित्य में अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध है। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 7 मार्च 1911 को हुआ था। उनके बचपन के कुछ वर्ष लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। विद्यार्थी में स्नातक करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। वे कुशल संपादक थे। उन्होंने नवभारत टाइम्स के अलावा सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी के प्रसिद्ध समाचार पत्र साप्ताहिक दिनमान के वे संस्थापक संपादक थे। सप्तक परंपरा का सूत्रपात्र करते हुए उन्होंने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं जो अपने युग की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक विधाओं में लेखन कार्य किया। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद साहस उछली, यात्रा वृत्तांत, त्रिशंकु, आत्मनेपद निबंध, विपत का परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रकृति प्रेमी और मानव मन के अंतर्द्वंद के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह और बौद्धिकता का विस्तार है। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देकर हिंदी काव्य भाषा का विकास किया। उन्हें साहित्य अकादमी, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ आदि साहित्य के अनेक पुरस्कार मिले। ध्यान से सुनिएगा। सन 1950 ईस्वी के बाद नई कविता का नया रूप शुरू हुआ। ठीक है। प्रयोगवादी कविता ही विकसित होकर नई कविता कहलाई। यह कविता किसी भी प्रकार के वाद के बंधन में न बंधकर वाद मुक्त होकर रची गई। नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोग हुआ यथार्थ जीवन है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। ठीक है। आइए आगे भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1914 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया और आकाशवाणी में सेवारत रहे। वे गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। नौकरी से अवकाश पाने के बाद उन्होंने गांधी साहित्य के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी काम किया। सन 1985 ईस्वी में उनका निधन हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन सादगीपूर्ण था। उन्होंने कविता में भी सहज, सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। आम बोलचाल की भाषा में बातचीत के अंदाज में कविता करने के लिए वे नई कविता के कवि के रूप में जाने जाते हैं। लयात्मकता उनकी कविता के प्रमुख विशेषता है। उनकी गीत फरोश शीर्षक कविता बहुत अधिक सराही गई। अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिय, मानसरोवर दिन, कालजयी, गीत फरोश आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं।
भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के ग्राम तिगरिया में 29 मार्च 1913 को हुआ था। मिश्र जी के पिता का नाम पंडित सीताराम मिश्र था। पंडित सीताराम मिश्र शिक्षा विभाग में अधिकारी के पद में कार्यरत थे। मिश्र जी के पिता साहित्य प्रेमी व लेखक थे। मिश्र जी को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। भवानी प्रसाद मिश्र के प्रेरणा स्रोत पिता व बड़े भाई थे। मिश्र जी को प्यार से भवानी भाई कहकर पुकारते थे। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सन 1930 से ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। मिश्र जी ने सिनेमा के लिए संवाद भी लिखे। फिर मद्रास के एवीएम में संवाद निर्देशन का काम किया। कुछ समय के बाद मिश्र जी मद्रास से मुंबई आ गए। मुंबई में आपने आकाशवाणी निर्माता के रूप में कार्य किया। उसके बाद आप दिल्ली आकाशवाणी केंद्र में भी कार्यरत रहे। 1958 से लेकर 1972 तक आप गांधी जी के गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे। भवानी प्रसाद मिश्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए, अनाम तुम आते हो, फसलें और फूल, तुस की आग, कालजयी, त्रिकाल संध्या, नीली रेखा व सन्नाटा आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र जी को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान प्राप्त हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की मृत्यु 20 फरवरी 1985 को नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस सब कुछ दिया जाए तो आप 9051378712 इस नंबर पे संपर्क करिए। आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, वो सब की क्लासेस आपको दी जाएंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नंबर से पास हो पाएँ। ठीक है।